खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अस्पताल के कॉरिडोर में वो सब परेशान खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी, जबकि सालार तो अंदर जाने के लिए बेताब था। उसके पांव जैसे जल उठे थे कि उसकी इस हरकत को उसके बाप ने इतना दिल पर ले लिया कि उसको कुछ हो गया या हो जाए तो वो कैसे जिंदा रहेगा। जबकि सिकंदर अपनी जगह शर्मिंदा खड़ा था क्योंकि उसकी बीवी की वजह से ये हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सालार फौरन उनकी तरफ बढ़ा। कबीर और जैन भी। बरखुरदार, परेशान मत हो, वो ठीक है, बस उसकी डाइट ठीक नहीं है, थोड़ा प्रेशराइज हो गया है और नींद में शोर बर्पा होने से बाज औकात इंसान का दिल प्रेशर में आ जाता है। जब वो गहरी नींद में हो तो बस वो ही हुआ है, बाकी तुम्हारे वालिद बिल्कुल ठीक हैं। वो मुस्कुरा कर बोले तो सालार ने सांस बहाल किया। क्या मैं मिल सकता हूँ? वो बोला। तुम ही नहीं, तुम सब मिल सकते हो, डॉक्टर कहकर वहां से चला गया। जबकि वो सब अंदर आ गए। मुर्तजा होश में थे, उन सबको देखकर मुस्कुराए जो उनकी बात पर इतना नाराज हो चुके थे उनसे। ये सब क्या है यार, इतना भी ढीला कौन होता है? ये तो वो बात हो गई, गुब्बारे में से हवा निकली तो फुस हो गया गुब्बारा। सालार बोलता हुआ स्टूल खींचकर बैठ गया बिल्कुल उनके पास। तू पिटने के लिए पैदा हुआ है? मुर्तजा हंस दिए, जबकि उसने उनका हाथ पकड़ लिया। लबों की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई। आपको कुछ हो जाता, मेरा क्या होता? देखें इसे, वो सबसे बड़ा है, वो सबको संभाल लेगा सिवाय मेरे, और ये सबसे छोटा है, इसको मैं संभाल लूंगा। आरिस के लिए हम दोनों मिलकर भी काफी हैं, मगर सालार के लिए इन सब में से कोई भी नहीं है। सालार को सिर्फ मुर्तजा साहब चाहिए हैं, वो ही इसको संभाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? बस आप मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो जज्बाती लहजे में बोला, जबकि मुर्तजा उसकी आंखों में देखते रहे, जो कभी कभी संजीदा होता था। और उसके दिल में अपनी हैसियत जानकर उनका दिल जैसे खुशी से एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने उसके घने बालों में हाथ फेरा। शेर है मेरा बेटा। उसकी बड़ी बियर्ड्स को प्यार से छूते वो बोले, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपनी बीवी के लिए पटा लोगे। उन्होंने जरा घूरी लगाई। उफ, मैं तो वाकई पटा रहा था यार, वो कहा लगाकर एकदम उठा, जबकि सब हंसने लगे। कबीर मुर्तजा के पास आया और अपने बाप का हाथ चूम लिया। आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? उसने पूछा तो वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। बस भूख लगी है आधी रात को, तो तुम्हारी माँ के हाथ का बना कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा। मुर्तजा बोले तो कबीर मुस्कुरा दिया। मैं मम्मा को फोन करके कह देता हूँ, उसने कहा, और सालार ने जैन को धक्का दिया जो बाप के सीने से लग गया। ओ मेरा बेटा। मुर्तजा उन सबकी मोहब्बतों पर नाजा थे, हंसने लगे। यार बाबा, इस तरह तो नहीं डराते? जैन ने खफगी से कहा। चलो चलो मेरा पुत्र, ठीक हूं मैं। वो उसका गाल थपथपा कर बोले। मैं इस आरिस को फोन करके कहता हूँ। साला और कितने दिन हनीमून मनाएगा? सालार ने पांव पटका। तुम्हारे अंदर की तकलीफ खत्म नहीं होगी कभी। खबरदार जो उसे तंग किया। मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी, उन्हें वहीं रहने दो, जब दिल करेगा आ जाएंगे। मुर्तजा ने डांटा। ठीक है बाबा, आप देखिएगा मेरे 20 बच्चे भी हो जाएंगे, मैं फिर भी हनीमून पर जाऊंगा, और आप रोक कर तो दिखाओ। वो आंखें निकालता बोला, जबकि सब 20 बच्चों पर हंसने लगे। मैं सच कह रहा हूं, वो नाराजगी से बोला। आज शादी हुई है, आज 20 बच्चों के सपने, भाई कोई लिहाज करें। जैन ने कहा तो उसने जैन को घूरा। तुम तो अपनी शक्ल गुम करो, मैं कभी तुम्हारा भेजा फोड़ दूंगा। शट अप सालार, मुर्तजा घूर कर बोले। बस मुझे ही डांटते रहेंगे। वो खफगी का इजहार करता बाहर निकलने लगा। मैं तुमसे अब भी नाराज हूं, समझे? मुर्तजा ने पीछे से कहा, जबकि सालार सर हिलाता बाहर निकल गया। तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूं बाबा को, कबीर ने कहा तो वो वहां से निकलने लगे। जबकि फोन पर जैन और शादाब चाचू को आने का कहा, क्योंकि गाड़ी में जगह फिर कम रहती। वो दोनों आ गए तो वो तीनों पहले, और मुर्तजा, सिकंदर, कबीर और वजाहत, वो चारों बाद में आए थे। घर आते ही सब मुर्तजा के गिर्द जमा हो गए, जबकि मुर्तजा सबको समझाते रहे कि वो ठीक हैं। अफशीन भी शर्मिंदा सी हो गई। भाई साहब, माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से हुआ ये सब, अफशीन ने कहा, जबकि कबीर, सालार और जैन ने भड़क कर उसको देखा। मुर्तजा ने नफी की। कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा। बाबा आपको रेस्ट की जरूरत है,
कबीर ने कहा तो मुर्तज़ा उठे। नैन कुछ बना दो बाबा के लिए। वो जाते जाते बोला तो नैन किचन में आ गई। मम्मा भी रूम में आ गई। नैन ने हल्का फुल्का सा खाना बनाया और कमरे में दाखिल हुई तो वो तीनों भाई मुर्तज़ा और मदीहा थे। वो कुछ घबराई और फिर आगे बढ़कर उनके आगे खाना रख दिया। मुर्तज़ा ने चुपचाप खाना शुरू किया। नैन जाने के लिए पर तोलने लगी। 1 मिनट भाई। सालार को फिर से खलबली हुई। अब तुमने कोई नया शोशा आधी रात को छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। मुर्तज़ा ने भड़क कर कहा, मैं क्या करूं, मेरा नाम सालार गलत रखा है। शोशा रख देना चाहिए था, वो भी ढीठ रोमांटिक शोशा। कबीर इसके लिए खास छित्तर बनवा लो। मुर्तज़ा अपनी हंसी दबाते बोले। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कहना मुझे ये है, भाभी ने फर्स्ट टाइम आपको कुछ खिलाया है? जेब हल्की करें फौरन। सालार नैन के पास आ गया जबकि नैन घबरा गई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो मेरे भी बाबा हैं। नैन ने कुछ झिझकते हुए कहा। पूरे घर में मुर्तज़ा ही सबसे कम बोलते थे। हाँ तो? सालार ने शाने उचकाए। सालार? कबीर ने टोका। मदीहा मुस्कुरा दी जबकि जैन भी सालार के साथ मिल गया। मुझे पता है, इधर आओ बेटा। मुर्तज़ा ने उसको बुलाया। उन्होंने महसूस किया था वो उनसे जरा दूर ही रहती है। नैन ने कबीर को देखा जिसने आंख से उनके पास आने का इशारा किया। नैन उनके पास आई और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। ये लो नेग, उसके हाथ पर रखा। इसकी क्या जरूरत है? नैन ने कहा। बेटा ये तो मोहब्बत होती है, रख लो। और सूप अच्छा बना है, अपनी सास को भी सिखा दो। वो शरारती लहजे में बोले तो एकदम सब हंस दिए। बाबा कितना अच्छा लगेगा अगर मेरी बीवी को भी मेरे सामने आप नेक दें। सालार ने ठंडी आह भरी। बेटा जी, नेक तो उसे मिल जाएगा, मगर तुम और तुम्हारे सामने ऐसे तो कभी नहीं। मुर्तज़ा सूप पीते संजीदगी से बोले। जालिम है मम्मा आपका शौहर। सालार ने माँ को देखा। ड्रामेबाज। मुर्तज़ा और सालार बैक वक्त बोले। इस बात पर तो मैं भी आपसे खफा हूं, मदीहा ने कहा तो सालार ने गहरी सांस भरी। कबीर को घूर कर देखा। मजाल हो वो बेवफा आदमी एक लफ्ज भी मुंह से उसके हक में झाड़ लेता। वो बाय बाय करता वहां से निकल गया, जबकि बाहर निकलते ही कबीर को गालियों से भरपूर एक मैसेज सेंड कर दिया। कुछ देर बाद मुर्तज़ा के आराम के एहसास से सभी बाहर निकल गए। कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो नैन कमरे में इस नोट को बैठी देख रही थी। कबीर उसके पास आया तो वो उसकी जानिब देखने लगी। खुशी उसके चेहरे से आया थी। कबीर, मैं बेहद खुश हूं, वो हाथ को खोलकर बोली जबकि कबीर ने अपनी हंसी रोकी। सिर्फ 5,000 के नोट पर मेरी बीवी अगर इतना खुश होती है तो दिन रात दे देता हूं मैं। वो उसको अपनी तरफ खींचकर बोला जबकि जैन ने उसके शाने पर थप्पड़ मारा। कबीर ने उसको घूरा जिसका उसने रत्ती भी असर नहीं लिया। मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे माँ बाप ना सही, आपके बाबा तो मुझसे राजी हो गए हैं। एकदम कहते ही उसकी आंखें भीग सी गईं। कबीर ने उसके आंसू खुद में चुन लिए पुरहिद्दत लम्स से। नैन हस्बे आदत हरकत कर गई। उसके सफेद कुर्ते में शिकने डाल गई। कबीर ने गहरी सांस भरी। याद है मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है? कबीर बोला तो नैन ने उसकी जानिब देखा और इस बात में सर हिलाया। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि वो क्या सरप्राइज है? कबीर ने कहा। क्या सरप्राइज है? नैन ने सवाल किया। कुछ लो और कुछ दो का असूल है मेरी जान। अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगा तो इससे पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। कबीर ने उसके बालों को कैचर की गिरफ्त से आजाद किया। नैन ने उसकी आंखों में देखा। आप क्या जानते हैं ऐसा? नैन कुछ खौफजदा भी थी। मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। कबीर ने मुस्कुराहट रोकी। ओफो, क्या चाहिए आपको? अभी मेरे पास 5,000 हैं और आपकी नजर भी बैठ गई इन पर। नैन उसकी पनाहों से निकलती बोली और उठ खड़ी हुई। वैसे ये चीप जोक था। कबीर बालों में हाथ फेरता उठा। नैन खिलखिला कर हंसी। बता देना है, ऐसे ही मैं जानती हूं आप मुश्किल में ही डालेंगे मुझे। नैन ने कहा। माय लव, कुछ पाने के लिए कुछ मुश्किल तो उठानी पड़ती है ना, ये तो असूल है। कबीर ने उसके गाल पर झुककर प्यार किया। अच्छा ठीक है, जो आप कहेंगे मैं करूंगी। वो पलकें बार बार झपकाती बोली जबकि कबीर को उस पर टूट कर प्यार आया। तुम जानती हो दिन ब दिन तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो गई हो। वो उसे अपने नजदीक खींचता बोला। कितनी? नैन ने जानना चाहा। इस वक्त वो सबको भुलाए बस उसके मोहब्बत भरे लम्स को अपनी गर्दन से सिरकता महसूस कर रही थी। जितना
प्यासे के लिए कुआं जितना मोहब्बत लिखने के लिए मीम। वो कहते साथ उसकी भारी सांसों में अपनी सांसें उलझाए बेड पर उसको धकेलता चला गया। तादेर उसके लम्ब से हलकान होने के बाद वो अपनी मर्जी से जैसे ही हटा, इससे पहले वो अपनी मधोशी में बहकता। नैन ने उसका चेहरा थाम लिया। कबीर उसको मुखमार नजरों से देखने लगा। वो कैसी बात है, क्या सरप्राइज है? नैन ने बेचैनी से पूछा। कल हम तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ चलेंगे, उन्होंने बुलाया है। कबीर ने उसके गाल को नर्म पोरों से छुआ। नैन हैरान रह गई। वाकई? खुशी से चेहरा चमक उठा। कबीर ने इस बात में सर हिलाया। मगर कैसे? नैन सब जानना चाहा, जबकि उसे दोबारा उसके काम से हटाया था। कबीर अब की संजीदगी से उसे देखने लगा। नैन को गलती का एहसास हुआ। ये बातें कल करेंगे, वो बोला और उसकी गर्दन में से दुपट्टा जुदा किया, जबकि हाथ मारकर लैंप भी बुझा दिया। नैन ने हस्बे आदत उसका कुर्ता सख्ती से जकड़ा था। अब तुम अपनी खैर मनाओ, कबीर उसके कान में सख्ती से बोला। नैन घबरा उठी। सॉरी ना। मगर इतने में ही कबीर उस पर हावी हो गया, उसे अपनी मोहब्बत और चाहत की बारिश में भिगोता दीवाना करने लगा। जीमल परीशे का हाथ पकड़े सोने की कोशिश कर रही थी। अभी वो नींद में जाती ही कि उसे एहसास हुआ जैसे उसके नजदीक कोई मौजूद है। अचानक इस एहसास के तहत उसकी आंख खुल गई और अपने सामने हाथ पर हाथ जमाए सीने पर बांधे सालार मुर्तजा खड़ा था। चेहरे पर भलाक की संजीदगी थी। उसकी इससे पहले चीख निकलती सालार ने उसे घूरा कि जिमल की चीख भी हल्क में रह गई, जबकि उसका हाथ जो परीशे के हाथ में था कांपने लगा। उसे यकीन नहीं था सालार यहाँ आएगा। परीशे, मेरी बहना, बस बहुत ड्रामा हो गया। 10 मिनट में अपनी भाभी को मेरे कमरे में भेजो, वरना वो सारे पैसे वापस ले लूंगा जो तुमने मुझसे लिए हैं। वो झिड़क कर बोला, जबकि परीशे ने एक आंख खोलकर उसको देखा। मैंने भैया आपसे कहा था आपका काम कल करूंगी, आपसे तो इंतजार ही नहीं होता। परीशे एकदम उठकर बोली, जबकि जिमल मुंह खोले इन दोनों को देख रही थी। ये सब क्या था? च्यूंटी, तुम्हें ना मैं बता दूंगा, मेरे साथ बेईमानी नहीं चलेगी। आज की ही मुकी थी हम दोनों में, और आज ही तुम्हें ये करना होगा, वरना कल सुबह होने से पहले तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगी। वो आंखें निकालता गुर्राया। अच्छा भाई, चंद पैसे देकर हीरो बन रहे हैं? परीशे मिनमिनाई। ओ मैडम, सलार मुर्तजा हीरो ही है, गूगल कर लेना, उसने जरा फखर से कहा। मगर आज की रात तुम्हारी भाभी के लिए विलन बनने वाला है। वो बिना शर्म के जिमल की तरफ झुककर मध्यम आवाज में बोला, गोया परीशे तो समझने की कोशिश में अपनी समातों को घंघालती रह गई। जिमल जो होंक थी एकदम दिल थाम गई। मैं जा रहा हूं, और हाँ 10 मिनट, उसने फिर से याद दिलाया। ठीक है भैया। परीशे ने विक्ट्री का साइन बनाया, जबकि सालार वहां से चला गया। जिमल ने परीशे की जानिब देखा, जबकि परीशे ने एकदम उसके हाथ आगे जोड़ दिए। देखो जिमल, समझो मुझे ये आदमी तुम्हारे साथ फिर भी रायत बरत देगा, मगर मुझे तो उल्टा लटका देगा। हो सकता है जान से ही मार दे। प्लीज प्लीज मेरी जान, अपनी छोटी सी ननंद की जिंदगी की खातिर तुम इसके पास चले जाओ। परीशा का ड्रामा भी सेम टू सेम सालार के जैसा था। तुमने उनसे पैसे लिए हैं इस काम के? जिमल हैरान थी। हाँ यार, कॉलेज में जरूरत पड़ती है, पॉकेट मनी तो खत्म हो गई थी, और कबीर भैया से कौन मांगे, इतने सवाल करते हैं। तभी मैंने सालार भैया से मांगे और उन्होंने फिर मुझे ये करने को कहा। वो मासूमियत से बोली। जिमल ने उसका हाथ छोड़ा। मैं अमल के पास सो जाऊंगी। बिल्कुल आंटी मुझे बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आयत के कमरे में चली जाओ, मैं गलत तुम्हारे पास आई। जिमल बुरा मनाते उठ गई। यार जिमल, एक बार जो उन्होंने सोच लिया वो करके रहेंगे। तुम कहीं भी चली जाओ, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्हें गुस्सा दिलाने से बेहतर है उनके पास चली जाओ। परीशे अब संजीदगी से बोली। परीशे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं उनके पास जाना ही नहीं चाहती। और तुम? अफसोस है मुझे, मैं क्यों तुम्हारे पास रुकी। जिमल ने खफगी से कहा और रूम से निकल गई, जबकि परीशे ने सर्द सांस खींची और शाने उचका दिए। उसने सेल फोन उठाया। जिमल भाभी काफी गुस्से में थीं। 2-4 बातें मुझे सुनाकर जा चुकी हैं। ये तो आयत के रूम में, ये अमल के रूम में गई हैं, और जितने आपने पैसे दिए थे उतने में मैं इतनी ही कोशिश कर सकती थी। गुड नाइट भैया, अब मैं सो रही हूँ, बाकी आप जाने यहाँ आपकी बीवी। उसने सेंड करके रूम लॉक किया और सेल पावर ऑफ करके वो सो गई, जबकि दूसरी तरफ ये मैसेज उसने संजीदगी से पढ़ा था। न जाने निकाह होने के बाद दिल क्यों इस बात पर मचल रहा था कि वो चंद लम्हे इससे बातें करे।
उसकी पहले से खौफजदा आंखों को और डराए, मगर वो लड़की हर बार उसकी बेइज्जती करके गुजर जाती थी। उसने बेहद गुस्से से सेलफोन साइड पर फेंक दिया और बिस्तर में लेट गई। दिल जो बिला वजह मचल रहा था उसे खफगी से टपट कर वो लेट गया। अगर उसे इससे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो सालार मुर्तज़ा भी कोई मरा नहीं जा रहा था। भले उसके दिल मर जाए, वो दोबारा कोई कोशिश नहीं करेगा। अलबत्ता उसे इन चीज़ों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिमल को अफसोस हो रहा था वो परीशे से कैसे बोलकर आई है। वो दुखी दिल से आयत के रूम में बैठी थी। नींद तो उसे बिल्कुल नहीं आ रही थी। इस खौफ से कहीं वो आ ही न जाए तभी उसने रूम की लाइट्स ऑन की हुई थी और खुद वो बैठी थी। अचानक उसके कमरे का लॉक खुला। वो खड़ी हो गई। कोई दरवाजा खोल रहा था। उसे डर लगने लगा। वो आदमी वाकई इतना खराब था कि उसके साथ ऐसी हरकत करने पर वो इस हद तक पहुंच जाता। दरवाजा धड़ से खुला और अफशीन को सामने देखकर जिमल की रूह जैसे फना हो गई। वो हक्को तक उसे देखने लगी। जिसके चेहरे पर संगनी थी। अफशीन ने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। जिमल पत्ते की तरह कांपने लगी। तो तुझे लगता है मैं तुझे इस घर में टिकने दूंगी? महारानी, मेरे बेटे को मारकर तू अच्छी जिंदगी गुजारेगी? तूने सोचा भी कैसे? अफशीन ने बिना लिहाज के उसके थप्पड़ मुंह पर मार दिया। जिमल, जिसका चेहरा खौफ से पहले ही सफेद वो हो गया था, एकदम नीचे जा गिरी। मैडम, मैं वो कुछ बोलती कि अफशीन ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। तेरे टुकड़े करके वैश्यों के आगे डाल दूंगी तेरी असलियत क्या है। तू नहीं जानती। जिस जगह से तू बच कर आई है वही जगह तेरा मुस्तकिल ठिकाना बना दूंगी। चुड़ैल, तुझे सिर्फ मेरे बेटे की मुलाजमा रखा था मैंने और अब तू यहाँ राज करेगी, जबकि मेरा बेटा तो मर गया। वो लातों से थप्पड़ों से उसे मारती बोली। चुप, बिल्कुल चुप। वो चिल्लाई। आवाज अलबत्ता नीची थी। जिमल जो उसके मारने पर तकलीफ से रोने लगी थी, खौफ से अपनी सिसकियां दबाने लगी। अफशीन ने उसका मुंह सख्ती से पकड़ा जिस पर उसके थप्पड़ों के निशान वाजे थे। तो इस घर से निकलने की तैयारियां करेगी बस, और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कातला, तुझे जेल पहुंचा दूंगी। ये मत समझ कि तू सालार की बीवी बन गई है तो बहुत कोई तोप चीज बन गई है। वो मर्द है। तुझ पर इल्जाम लगवाकर उसी के हाथों जलील करवा दूंगी। तू मेरे बेटे की ही थी समझी। वो मर गया तो तुझे भी मर जाने का हक है, और नहीं मरना तो इस घर से दफा हो जा। वो आखिरी थप्पड़ मारती अपने दिल की भड़ास निकालती वहां से चली गई। गोया वो अपने पागलपन का सबूत देकर गई थी। जिमल यूं ही बैठी रह गई। उनके मारे गए जख्म तो पहले भी उसके वजूद पर मौजूद थे, जिससे घबराकर सालार को करीब नहीं आने दिया था। जिन जख्मों के होने से वो डर रही थी कि वो देखकर क्या सोचेगा, वो कांपती टांगों से उठ गई। दिल तो था भागकर उसके पास पहुंच जाए, उसकी पनाहों में छुप जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी वो। तभी वुजू करने खुद अजियती का शिकार होती वो चली गई। आरिज उसको गौर से देख रहा था, जो रात भर उल्टियां करती रही थी और अब रो रही थी। यार, रोना तो बंद करो। उसने उसकी पेशानी पर लब रखे मोहब्बत और चाहत से। ये सब आपका कसूर है। आयत और भी रो दी। आरिज ने उसको बाजुओं में भरा और रूम में ले आया। बेड पर बैठाकर उसे लटाया। बहुत खूब बीवी, सारे कसूर मेरे निकाल लो। वो खफगी से बोला। तो आप ही बदतमीज हैं, मैं तो नहीं हूं, उसने मासूमियत से कहा, जबकि आरिज ने उसकी जानिब देखा। मैं बदतमीज हूं ना? उसके इरादे खूनखार हुए। आरिज, आरिज नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आयत जल्दी से खुद को उससे छुपाती बोली, जबकि आरिज हंस दिया, उसके हाथों पर प्यार किया। मैं भी अच्छा सा खाना ऑर्डर करता हूँ। वो उसके बाल संवारते बोला। उसकी शर्ट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहीं, मुझे आपके हाथ का बना खाना खाना है, वो फरमाइश करने लगी। आरिज का मुंह खुल गया, मगर मुझे तो बनाना आता ही नहीं। वो शाने उचका कर बोला, तो सीख लें, लोग तो चांद तारे ले आते हैं मोहब्बत में, आप सिर्फ खाना नहीं बना सकते। वो खफगी से बोली। क्यों नहीं मेरी जान, मुलाजिम हूँ, शौहर तो नहीं हूँ तुम्हारा। वो चिढ़ता बोला। वाह आरिज, जब बीवी खिदमत करे तो मुलाजमा होती है। आयत ने घूरा। मैं तुम्हारे साथ लड़ना ही नहीं चाहता, चालाक लुमड़ी, आरिज ने कहा, जबकि आयत का तो मुंह खुल गया। मैं लुमड़ी हूं? वो हैरान थी, तकिए को सख्ती से जकड़ा। हाँ, आरिज का कह कहा निकला। अब मेरे पास आना, अब लुमड़ी के पास भी आना आप। वो उस पर तकिया फेंकती गुस्से से बोली, जबकि आरिज ने जबरदस्ती उसके दोनों गालों पर प्यार किया और उसको मुस्कुरा कर देखने लगा। मैं क्या करूं, तुम्हारे पास आए बिना गुजारा नहीं, वो बेबसी से बोला, जबकि आयत शर्मा गई। जाएं अब,
कुछ बनाए मेरे लिए? ओके माय लव, उसने कहा। मैं भी आऊं? आयत बोली। आ जाओ, आरिस किचन में से बोला। आयत उठकर रूम से बाहर निकली और किचन में आ गई। वैसे ही आरिस ने उसको बाहों में कैद करके शेल्फ पर बिठा दिया और उसके हाथ में रेड स्ट्रॉबेरीज दे दी। आप जब तक ये खाएं, आपके लिए खाना ये ना चीज बनाता है, वो बोला तो आयत खिलखिला दी। मैंने कभी सोचा नहीं था आपको ऐसे भी देखूंगी, वो पाँव झिलाती बोली। अक्सर जो हम सोचते नहीं वो ही होता है, वो बोला मसरूफ सा, जबकि आयत उसकी बात से सहमत थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो ही लाइक कीजिएगा, वरना बेकार है हमारी मेहनत करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।